एक वैद्य डॉक्टर बर्मन की, जो मीलों साइकिल से चलकर लोगों तक अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ पहुँचाते थे। लेकिन आज दवाइयों के अलावा भी उनका कोई न कोई प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल जरूर किया होगा। लेकिन आपको शायद लगता होगा कि पतंजलि ने मार्केट में आकर डाबर के च्यवनप्राश, आंवला तेल, लाल दंत मंजन और डाबर हनी जैसे तमाम पॉपुलर प्रोडक्ट्स की सेल्स पर ताला लगा दिया। लेकिन ये वीडियो आपकी सारी गलतफहमियां दूर करने वाला है। हेल्थ केयर और पर्सनल केयर के अलावा भी डाबर के तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है, रियल जूस और बादशाह मसाला भी डाबर का है। इसके अलावा एवरेडी इंडस्ट्रीज, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस और रेलीगेयर इंटरप्राइजेज में भी डाबर का कंट्रोलिंग स्टेक है। तो चलिए आज डाबर के 140 साल की पूरी जर्नी को डिटेल में जानते हैं और साथ ही हम जानेंगे कि देश प्रेम और शुद्धता के नारे के साथ एफएमसीजी मार्केट को हिलाकर रख देने वाली पतंजलि ने डाबर को बर्बाद किया या खुद बर्बादी की राह पर है। डाबर की कहानी शुरू होती है साल 1880 के आसपास, जब चारों तरफ कालरा, प्लेग और मलेरिया की महामारी फैली हुई थी। लोगों की जान जा रही थी और उसी दौरान कोलकाता में एक आयुर्वेदिक वैद्य डॉक्टर एस.के. बर्मन कुछ जड़ी बूटियों की मदद से इस महामारी का इलाज करने की कोशिश करते हैं। उनकी दवाइयाँ सस्ती भी थी और असरदार भी, जिससे लोगों में उनकी डिमांड बढ़ने लगी। बर्मन साहब भी साइकिल से घर घर जाकर लोगों को दवाइयाँ बांटने लगे। लेकिन जब दूर दराज के इलाकों में भी दवाई की मांग बढ़ी तो डॉक्टर बर्मन ने साल 1884 में एक आयुर्वेदिक कंपनी की शुरुआत की और अपने नाम डॉक्टर के डा और बर्मन के बर को मिलाकर कंपनी का नाम डाबर रख दिया। ये उनकी छोटी सी कोशिश थी मिडिल और लोअर क्लास लोगों को सस्ते में इलाज उपलब्ध कराने की। फिर साल आया 1896, जब डॉक्टर बर्मन कई आयुर्वेदिक दवाओं के फार्मूले तैयार कर चुके थे और उसे लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए एक फैक्ट्री की शुरुआत की। डाबर धीरे धीरे एक पॉपुलर ब्रांड बनता जा रहा था। लेकिन साल 1907 में ही डॉक्टर एस.के. बर्मन की डेथ हो गई। फिर उनके बेटे सी.एल. बर्मन ने कंपनी की कमान अपने हाथ में लेकर कोलकाता में ही एक R&D सेंटर की शुरुआत की ताकि पिता के अधूरे काम को आगे बढ़ाया जा सके। उनके दोनों बेटे पूरन और रतनचंद पिता के सपोर्ट में लग गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दशकों तक डाबर को एक छोटे से फैमिली बिजनेस की तरह चलाया जाता रहा। बर्मन परिवार की 3 पीढ़ियां एक ही घर में एक साथ रहती थी और एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को डाबर की बागडोर सौंपती रही। इस तरह कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बिजनेस में ही पूरा बर्मन परिवार इन्वॉल्व था। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि दवाओं से हटकर भी कुछ आइटम्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए। और फिर उसके बाद साल 1940 में डाबर आंवला केश तेल, 1949 में डाबर च्यवनप्राश और 1970 में लाल दंत मंजन को मार्केट में उतारा गया। लेकिन 1972 के शुरुआत में ही डाबर में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दरअसल 70s के उसी दौर में पश्चिम बंगाल का डाउनफॉल शुरू हुआ था और वजह थी नक्सल मूवमेंट और ट्रेड यूनियन की बढ़ती दखलंदाजी। कोलकाता में तो बिजनेस करना इतना मुश्किल हो गया था कि बिरला ग्रुप और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी अपना हेड ऑफिस कोलकाता से शिफ्ट करना पड़ा। और एक दिन अचानक डाबर के एम्प्लॉइज ने भी सी.एल. बर्मन के ग्रैंडसन जी.सी. बर्मन को फैक्ट्री में विजिट के दौरान चारों तरफ से घेर लिया। कुछ अनहोनी तो नहीं हुई, लेकिन बर्मन परिवार ने इस घटना को काफी सीरियसली लिया और फैसला किया कि उन्हें कोलकाता छोड़कर अपने बिजनेस को नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करना है। और यही वजह है कि साल 1972 में डाबर ने अपने हेड ऑफिस को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शिफ्ट कर दिया। 1978-79 में फरीदाबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और साहिबाबाद में एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश करके डाबर ने हाजमोला को मार्केट में उतारा, जिसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी डाइजेस्टिव टैबलेट्स के 50% मार्केट पर इसका कब्जा है और लगभग 2.6 करोड़ हाजमोला टैबलेट्स डेली कंज्यूम कर लिया जाता है। दोस्तों, डाबर को शुरू हुए लगभग 100 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन अभी भी डाबर एक छोटी मोटी आयुर्वेदिक मेडिसिन की कंपनी बनी हुई थी। लेकिन कोलकाता से निकलकर दिल्ली आना डाबर के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि आसपास के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखकर बर्मन परिवार भी मोटिवेट हुआ और उन्होंने फैसला किया कि मार्केट से फंड उठाकर वो बिजनेस को और एक्सपेंड करेंगे। और जब इसके लिए साल 1994 में डाबर का IPO लाया गया तो उसकी सक्सेस ने सबको चौंका दिया। वो IPO 21 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। लेकिन इस सक्सेस से डाबर के ऊपर एक प्रेशर भी था, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का। बर्मन परिवार पूरी मेहनत से डाबर को रिस्ट्रक्चर करने पर लग गया और जल्द ही दवाओं से अलग हटकर भी प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। फिर साल आया 1997, जब डाबर फूड्स के नाम से एक सब्सिडरी की शुरुआत की गई और इंडिया का पहला जूस ब्रांड रियल फ्रूट जूस को लॉन्च किया गया।
अब देखा जाए तो डाबर का फोकस 4 बड़े सेगमेंट हेल्थ, हेयर, स्किन और फूड प्रोडक्ट्स पर था और लोगों में डाबर की ब्रांड इमेज भी काफी अच्छी थी। लेकिन बर्मन फैमिली कंपनी की ग्रोथ को लेकर सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि डाबर की सेल्स, रेवेन्यू या प्रॉफिट में वो बात नहीं दिखती थी। हालांकि ब्रांड अवेयरनेस की बात हो या फिर एडवर्टाइजिंग की, उस समय की कंपनीज में वो सबसे आगे रहते थे। डाबर तो टेलीविजन पर अपने ऐड देने वाली कुछ शुरुआती कंपनीज में से एक था। अब डाबर लाल दंत मंजन का मास्टर जी वाला ऐड हो या हाजमोला सर हो या फिर घने मुलायम काले बाल वाला आंवला हेयर ऑयल का ऐड हो, 90s में पैदा हुए लोगों को आज भी याद होगा। और दोस्तों, आप भी अगर किसी कंपनी के स्टेक में निवेश करना चाहते हैं तो जरूरत होगी एक डीमेट अकाउंट की, जो आमतौर पर हम ऐसे ब्रोकर के साथ ओपन करना पसंद करेंगे जहां पर अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल 4th एंड 5th जनरेशन के हाथ में कंपनी की बागडोर थी और सबने मिलकर एक फेमस बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी एंड कंपनी को हायर किया, ताकि पता लग सके कि कमी आखिर कहां रह जा रही है। मैकेंजी ने कंपनी के बिजनेस प्रोसेस को एनालाइज करने के बाद बोर्ड मीटिंग में अपने रिपोर्ट को जब सामने रखा तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दरअसल मैकेंजी ने कहा कि अगर आप डाबर को ग्रो करते देखना चाहते हैं तो बर्मन फैमिली को सभी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस छोड़कर उसे प्रोफेशनल्स के हाथों में सौंपना होगा। बर्मन्स के लिए डिसीजन लेना काफी मुश्किल था, लेकिन सबने मिलकर फैसला किया कि कंपनी के हित में वो मैकेंजी की सभी सजेशंस को मानेंगे और साल 1998 में बर्मन फैमिली के बाहर मिस्टर सुनील दुग्गल को डाबर का सीईओ अपॉइंट किया गया, जो 1995 से ही डाबर में जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग के पोजीशन पर काम कर रहे थे। और अब डाबर की कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जिसने बिट्स पिलानी और आईआईएम कैलकाटा से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और पेप्सिको जैसे ब्रांड के साथ काम करने का तजुर्बा था। अब यहीं से डाबर की किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि डाबर च्यवनप्राश, आंवला तेल, डाबर हनी, हाजमोला, लाल दंत मंजन, पुदीन हरा, लाल तेल, वाटिका और रियल जूस एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि खुद में एक ब्रांड थे। सिर्फ जरूरत थी एक प्रॉपर प्रोडक्शन मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की। और जैसे ही कंपनी की कमान एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स के हाथ में गई, उसका असर सेल्स पर दिखने लगा और सिर्फ 2 साल के भीतर ही साल 2000 में डाबर का सालाना कारोबार पहली बार 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। फिर साल 2003 में दुग्गल साहब ने डाबर को आयुर्वेदा बेस्ड कंपनी की इमेज से बाहर निकालकर एक डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्लेयर के रूप में स्टैब्लिश करना शुरू किया, ताकि हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी जैसे दिग्गज प्लेयर्स से सीधी टक्कर ली जा सके। और इसके लिए उन्होंने अपने फार्मा बिजनेस को एफएमसीजी से अलग कर दिया। फिर शुरुआत हुई एक अग्रेसिव एक्विजिशन की, ताकि डाबर के पोर्टफोलियो को बड़ा बनाया जा सके। सबसे पहले उन्होंने साल 2005 में 143 करोड़ के कैश डील में बलसारा के हाइजीन और होम प्रोडक्ट्स बिजनेस को एक्वायर किया। फिर साल 2007 में डाबर ने H&B स्टोर्स लिमिटेड के नाम से रिटेल बिजनेस में भी इंटर करते हुए न्यू यू ब्रांड को लॉन्च किया। और आपको पता है, आज इंडिया के 40 शहरों में 100 से भी ज्यादा न्यू यू स्टोर्स हैं, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स के हेल्थ, ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। इसके बाद एक एक करके डाबर ने फेम केयर फार्मा, तुर्की की लीडिंग पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कंपनी होपी कॉस्मेटिक ग्रुप और अमेरिका की नमस्ते लैबोरेटरीज को भी अपने में मर्ज कर लिया। फिर 2011 में ऑक्सीलाइफ के साथ डाबर ने प्रोफेशनल स्किन केयर मार्केट में एंट्री के साथ ही अजंता फार्मा का हेल्थ केयर ब्रांड 30+ को भी एक्वायर कर लिया, जो एक पॉपुलर मेल एनर्जाइजर है। इस तरह जिस डाबर की चाल पिछले 100 सालों में काफी धीमी थी, उसने सिर्फ 10 सालों में ही अपने अग्रेसिव एक्विजिशंस और तेज ग्रोथ से सबको चौंका दिया और 2013 तक कंपनी का रेवेन्यू 5 गुना तक बढ़ गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी दोस्तों, कहानी आयुर्वेदा वार की। दरअसल साल 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत हुई और बाबा रामदेव ने अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को ऋषि मुनियों की खोज और देशभक्ति के रैपर में इस तरह से एडवर्टाइज करना शुरू किया जैसे प्योर आयुर्वेदा का मतलब ही पतंजलि है। और जैसे जैसे उनकी सेल्स बढ़ी, उसका सीधा असर डाबर के ऊपर तो पड़ना ही था, क्योंकि डाबर के सभी पॉपुलर प्रोडक्ट्स के कंपटीशन में पतंजलि ने अपना प्रोडक्ट उतार दिया था, और वो भी उनसे 20-30% सस्ते रेट पर। चाहे वो डाबर च्यवनप्राश हो, शहद हो, टूथपेस्ट हो या आंवला तेल, पतंजलि के पास सबका विकल्प मौजूद था। अब शायद ये सवाल आपके दिमाग में भी होगा कि क्या पतंजलि ने डाबर को बर्बाद कर दिया और सिर्फ 18 सालों में ही वो डाबर से भी बड़ी कंपनी बन गई। चलिए जानते हैं। दरअसल साल 2012-13 तक पतंजलि का रेवेन्यू 1000 करोड़ से भी कम था, लेकिन उसके बाद एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर उसने एफएमसीजी मार्केट में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि उनके फर्स्ट टारगेट पर थे हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोलगेट जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसे बाबा रामदेव ने देश का शोषण करने वाली विदेशी बुराई के रूप में प्रेजेंट किया। उस समय तक डाबर पतंजलि को सीरियसली नहीं ले रहा था,
लेकिन साल 15-16 में जब पतंजलि ने अपना रेवेन्यू 8 गुना ज्यादा 8,000 करोड़ डिक्लेयर किया तो डाबर का मैनेजमेंट हिल गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साइंस बेस्ड आयुर्वेदा पर आस्था का आयुर्वेदा भारी साबित हो रहा है। डाबर के मैनेजमेंट ने पतंजलि की वजह से अपने बैलेंस शीट पर पड़ने वाले असर का जब आकलन करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि साल 2017 के फर्स्ट क्वार्टर में उनके पोर्टफोलियो के एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट डाबर हनी की सेल्स में 8.5% तक की गिरावट आ गई है, क्योंकि पतंजलि उनसे 30-40% सस्ते दाम पर शहद बेच रही थी। लेकिन अगले 4 क्वार्टर्स तक डाबर ने अपने सेल्स में गिरावट को बिना कोई एक्शन लिए ऑब्जर्व करती रही। डाबर हनी की सेल्स 60% तक कम हो गई और च्यवनप्राश वगैरह के मार्केट शेयर पर 2-3% का मामूली असर पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इतना कुछ होने के बाद भी डाबर ने ना तो अपने प्रोडक्ट का रेट कम किया और ना ही पतंजलि को फ्रंट पर आकर काउंटर किए। लेकिन डाबर अंदर ही अंदर किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था। उन्हें ये भरोसा था कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे सुपीरियर क्वालिटी का है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी वो सबसे मजबूत है। लेकिन अपने ऊपर ट्रस्ट को और बढ़ाने के लिए साल 2018 में डाबर ने 620 हेल्थ कैंप्स लगाकर 1 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज किया। 250 डॉक्टर मीट्स ऑर्गेनाइज करके डाबर ने अपने वर्ल्ड क्लास आयुर्वेदिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया और ये सब कुछ डाबर की स्ट्रेटजी का एक पार्ट था। 140 साल के एक्सपीरियंस ने कुछ तो सिखाया ही होगा डाबर को। वो जानते थे कि डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग से कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म में सफल नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने मार्जिन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किए और डिफेंसिव मोड में बने रहे। पतंजलि की हिम्मत और बढ़ती गई और वो डेयरी, एग्रीकल्चर और कपड़ों के बिजनेस में भी एंटर कर गए। फिर आया साल 2019 कोविड का दौर, जब पतंजलि ने न्यूज़पेपर और टीवी एड पर करोड़ों रुपए खर्च करके एलोपैथ और दूसरे मेडिकल प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू किया, जिससे लोगों का झुकाव आयुर्वेद की तरफ होने लगा। गिलोय, तुलसी और हर्बल काढ़ा जैसे प्रोडक्ट्स के डिमांड में तेजी आने लगी। तब डाबर को लगा कि अब लड़ाई में उतरने का टाइम आ गया है, क्योंकि माहौल तो पतंजलि बना चुका है, समय है फायदा उठाने का। डाबर ने अपने शहद और च्यवनप्राश के दाम तो नहीं घटाए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफर के रूप में देना शुरू किए और जिस प्रोडक्ट का रेट कम नहीं कर सकते थे उस कैटेगरी में कुछ सस्ते प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। और यही नहीं, साल 2020 के शुरुआती 3 महीनों में ही डाबर ने 60 से भी अधिक प्रोडक्ट लॉन्च किए, जो मार्केट में अवेलेबल किसी भी आयुर्वेदिक ब्रांड से क्वालिटी में अच्छे और प्राइस में लगभग बराबर थे। और इसके बाद जब साल 1920 का फाइनेंशियल रिपोर्ट आया तो डाबर पूरी मजबूती से कमबैक कर चुका था। डाबर हनी का मार्केट शेयर जहां 40% से बढ़कर 54% पर पहुंच गया था, वहीं च्यवनप्राश का मार्केट शेयर अपने लाइफ टाइम हाई पर था। अब देखा जाए तो पतंजलि ने अपने देश में सुस्त पड़ी आयुर्वेद की पुरानी चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित किया है और खुद के लिए एक नया कस्टमर बेस तैयार किया है। उनके प्रोडक्ट्स को भी लोग काफी पसंद करते हैं, जो पतंजलि के रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन कहीं न कहीं उनके डिसरप्टिव कंपटीशन और मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग ने उनकी छवि को खराब किया है। खैर, अब हम डाबर के उन बिजनेसेस की भी बात कर लेते हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल डाबर का यूके की अवीवा लाइफ इंश्योरेंस और रेलिगेयर इंटरप्राइजेज में 25% से भी ऊपर का स्टेक है, जिसे बढ़ाकर वो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर के भी मजबूत प्लेयर बनना चाहते हैं। साथ ही साल 2022 में उन्होंने बादशाह मसाला का 51% स्टेक भी एक्वायर कर लिया है। और हाँ, डाबर के चेयरमैन मोहित बर्मन आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब के को ओनर भी हैं। आज डाबर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप के साथ अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के 120 देशों में बेचता है और लगभग 8,000 लोगों को रोजगार देने के साथ ही 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू और 1,800 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि डाबर कंपनी के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी।